हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश शाह। ओके, तो स्टूडेंट आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, और सीजी बोर्ड वालों का एक नया सिलेबस जारी हुआ है ना, जिसमें जो गवर्नमेंट जो बात की थी कि हम 30% या 40% आपका सिलेबस डिक्रीज़ कर देंगे, कम कर देंगे, है ना। तो मैं तो अभी उतना एनालिसिस नहीं कर पाया हूँ, बट ना बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपके सिलेबस के ऊपर बात करूँगा। समझ में आ रहा है? और आपको एक टारगेट भी दे रखा है, ठीक है। जैसे कि सितंबर का मंथ है, उस पर आपका केमिस्ट्री का जो है सॉल्यूशन है, सॉलिड है, और शायद इलेक्ट्रिक का जो चैप्टर है उसको 3 चैप्टर दे रखा है ना। फिजिक्स में वैसे ही कुछ 2-3 चैप्टर दे रखा है, उस पर हम स्टूडेंट बात करेंगे, ठीक है। बट आज अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? फिजिक्स। स्टूडेंट आप में से कोई अगर नए स्टूडेंट होंगे, ठीक है, तो मेरा केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट क्लास लगभग कंप्लीट होने वाली है, आज कंप्लीट हो जाएगी। और फिजिक्स का भी हमारा क्लास स्टार्ट हो चुका है। ऊपर प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, वहाँ पे जा करके आप प्रेस कीजिए, आई बटन है, ठीक है, उस पर आप प्रेस करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। व्हाट स्टूडेंट? पैरावैद्युतांक। क्या? पैरावैद्युतांक दिख रहा है? दिख रहा है, पैरावैद्युतांक, ठीक है, या आपेक्षिक विद्युतशीलता। विद्युतशीलता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है ना। देखो स्टूडेंट, किन्हीं दो आवेशों के मध्य एक बल काम करता है, वो मैं पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। और प्लीज़ यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले प्रीवियस वीडियो को देख लें, तब जाकर के अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि दो आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है, वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसको कुलाम ने आपका निर्धारित किया था, इसलिए कुलाम्स लॉ भी बोलते हैं उसको, कुलाम का नियम बोलते हैं आवेशों के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो कुलाम ने एक नियम दिया था जिसके अनुसार जो हमारा बल होता है वह दो आवेशों के मध्य कार्य करता है। वो बल उस दोनों आवेशों के बीच माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट। किस पर? माध्यम के ऊपर। समझ में आ रहा है? सपोज मैं करता हूं, यदि दो आवेशों Q1 व Q2 के मध्य माध्यम वायु या निर्वात हो, या क्या हो? निर्वात हो, तो लगने वाला बल क्या होगा स्टूडेंट? कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा बल जो हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, वेयर R इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। ओके स्टूडेंट, दूरी है उन दोनों के बीच की दूरी है। समझ में आ गया? ये कब है भाई? जब हमारा माध्यम क्या है? वायु या निर्वात है, जहां E नॉट एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। समझ में आ रहा है? ये हो गया। सपोज एक काम करते हैं स्टूडेंट, यदि कोई अन्य माध्यम हो, अर्थात वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम हो, तो तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? F सपोज दैट मैं लगने वाला बल को मान लेता हूं F1, क्योंकि लगने वाला बल चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यदि मान लो दो आवेश है, उनके मध्य जो है माध्यम वाटर है, पानी है, तो उतना शायद बल कार्य नहीं कर पाएगा जितना जो है आपका वायु या निर्वात में लगता है। या सॉलिड है ना, तो उतना बल नहीं लग पाएगा जितना कि आपका वायु या निर्वात में लगता है। ऐसा संभव है ना। तो इसमें बल लगने वाला बल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो सपोज दैट मैं इसको कर देता हूं F डैश, तो F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1/4 पाई एप्सिलॉन, नॉट एप्सिलॉन नॉट नहीं ना, ओनली एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इक्वेशन 1 दे देता हूं स्टूडेंट इसको इक्वेशन नंबर 2, जहां हमारा E क्या है स्टूडेंट? निरपेक्ष, ठीक है, ये अपेक्षिक है। निरपेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? निरपेक्ष विद्युतशीलता। समझ में आ रहा है? ये अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूं? 2 इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2। चलिए, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा F डिवाइडेड बाई F डैश, देन दैट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा
देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है, 1/4 पाई यहाँ भी है, 1/4 पाई यहाँ भी है, कट जाएगा पूरा। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर पूरा कट जाएगा स्टूडेंट। बट एफ का वैल्यू है 1/ε0 और डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 1/ε। तो ये एप्सिलॉन चला जाएगा ऊपर और नीचे में आ जाएगा ε0। समझ में आ रही स्टूडेंट? ओके ठीक है ना। अब देखो परिभाषा क्या है, डेफिनेशन देखो क्या है डेफिनेशन भाई। डेफिनेशन है आपका, परिभाषा क्या है स्टूडेंट, पैराविद्युतांक का परिभाषा क्या है, यहां से आता है। किसी दो आवेशों को वायु या निर्वात में, किसी दो आवेशों को वायु या निर्वात में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उत्पन्न बल और उन्हीं आवेशों को समान दूरी पर किसी अन्य माध्यम में रखने पर उत्पन्न बल के अनुपात को पैराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। मतलब ये है स्टूडेंट एफ डिवाइडेड बाई एफ डैश दैट इज इक्वल टू दे रखा है हमको एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई ε0 इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट ε r। यह है आपका क्या चीज, आपेक्षिक विद्युतशीलता या पैरावैद्युतांक। इसको के से भी प्रदर्शित करते हैं, जो हम के बार बार लिख रहे थे 1/4 पाई, ठीक है एप्सिलॉन। आप पहले भी प्रीवियस वीडियो में देखिए स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं समझाया था आपको एप्सिलॉन इज प्रोपोर्शनल टू होता है ε0 के। तो इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे तो क्या लग जाता है के ε0। अब देखिए के का वैल्यू निकालेंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई ε0। तो एक्चुअल में यही क्या था, मैं पहले भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये क्या था। वहाँ मैं बोल रहा था कि अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, एक पैरावैद्युतांक है। फिर से परिभाषा एकदम इजी परिभाषा है, आप इसको और इसको बस पकड़ लो। देखो ये क्या है, यहीं पे लिखा हुआ है, किन्हीं दो आवेशों वायु या निर्वात में रखे किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल और उन्हीं आवेशों को समान दूरी पर किसी अन्य माध्यम, कोई अन्य माध्यम में रखने पर लगने वाले बल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पैरावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। समझ में आ गए स्टूडेंट? तो यह है डेफिनेशन। प्लीज किसी को नोट करना होगा तो पॉज द वीडियो एंड नोट कर लो, ठीक है ना। मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ क्या होता है स्टूडेंट, ये देखते हैं। हम सबको पता है कूलॉम के नियम के अनुसार, ठीक है, लगने वाला जो बल होता है वायु या निर्वात में, मैं लिख देता हूं, ठीक है, कूलॉम के नियमानुसार वायु या निर्वात में लगने वाला बल, निर्वात में लगने वाला बल क्या होता है स्टूडेंट, लगने वाला बल जो होता है हमारा F इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0, ठीक है, और Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये होता है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है सबको? सपोज करता हूं मैं क्या, दो आवेश, यहां पे सपोज करते हैं स्टूडेंट दो आवेश है, एक को नाम दे देता हूं Q1, एक को नाम दे देता हूं Q2। समझ में आ रहा है? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज आपका आवेश क्या होता है, अदिश राशि होती है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? इसका केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। परिमाण मैं बता चुका हूं भाई, परिमाण मतलब उसका वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। जैसे कि 5 किलो भार, सपोज मैं बोलता हूं कि मेरा वजन जो है 52 kg है, तो मेरा क्या है, मैग्नीट्यूड है। समझ में आ रहा है? मैं ऐसे सपोज आपको, ये इधर सुनो मेरी बात को, मैं यहाँ बल लगा रहा हूँ, इसको धक्का दे रहा हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ मैं 10 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो 10 न्यूटन क्या है, उसका परिमाण है। अब देखो मैं कहाँ बल लगा रहा हूँ, ठीक है, एक डायरेक्शन है, ठीक है। सपोज ऐसा हो सकता है कि मैं नॉर्थ टू साउथ बल लगा रहा हूँ, इसमें डायरेक्शन है, मैं उधर धक्का दे रहा हूँ उधर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ डायरेक्शन है, तो जहाँ डायरेक्शन हो गया वो क्या हो जाता है, आपका वेक्टर हो जाता है। और जहाँ केवल मैग्नीट्यूड, अब भाई मेरा भार है, अब भार तो ऐसा नहीं है कि भार मेरा ऊपर से नीचे क्यों लग रहा है, कि नीचे से ऊपर क्यों लग रहा है, कि दाएं से बाएं क्यों लग रहा है, भार भी भार है यार, ठीक है। तो वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है? द्रव्यमान क्या है, कि स्केलर क्वांटिटी है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। वैसे ही आवेश एक जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। बट अभी हम पढ़ेंगे आपका फोर्स क्या होता है, एक
वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। अभी मैं बताया स्टूडेंट, ठीक है ना। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कूलाम के नियम अनुसार वायु या निर्वात में बल जो होता है वो उसका फॉर्मूला है। इक्वेशन बंद कर देते हैं, नहीं करेंगे, चलो रहने दीजिए, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करता हूँ स्टूडेंट इनके बीच की दूरी r है। क्या है भाई? r है, ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं, Q1 आवेश, आराम से समझना स्टूडेंट, आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, क्योंकि बल एक सदिश राशि है स्टूडेंट, इसका डायरेक्शन है ना, और ये इस पर कुछ बल लगा रहा है, तो उस बल का मान क्या होगा। सपोज दैट कि दोनों मैं मान लेता हूं कि जो है आपका एक ही साइन रखते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है, दोनों धनात्मक धनावेश है, तब जो है इस पर क्या बल लगेगा स्टूडेंट, प्रतिकर्षण बल लगेगा, इससे दूर भगेगा। तो ये जो है स्टूडेंट मैं ऐसे शो कर देता हूं, इसका डायरेक्शन इधर से जो है बल लगेगा, तो ये हो जाएगा F, इस पर लग रहा है किस पर, 2 पर, किसके द्वारा, 1 के द्वारा, F21, समझ में आ रहा है, F21। अब इसमें डायरेक्शन है बल में, इसलिए हम ऊपर में क्या लगा देंगे, इसका डायरेक्शन लगा देंगे, स्केल आपका वेक्टर लगा देंगे, वेक्टर का साइन। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट F2, Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, F21 आपका ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कोई स्केलर क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं लगेगा। Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, देखो स्टूडेंट मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, आराम से समझना, ठीक है ना। इनके बीच की दूरी क्या है, देखो इनके बीच की दूरी, तो यहाँ स्टूडेंट इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके बीच की दूरी जो लगने वाली बल है R1, सॉरी यार, R क्या हो जाएगा हमारा 2-1, क्या हो जाएगा R21। थोड़ा सा समझना स्टूडेंट, वेक्टर क्या है आराम से मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ एकदम थोड़ा सा आप 11वीं भूल गए होंगे शायद फिजिक्स, ठीक है। क्या होता है, किसी भी चीज़ के परिमाण को हम लोग डबल जो है लाइन, पैरेलल लाइन के बीच में लिख के शो करते हैं। जैसे कि ये देखिए, बल सपोज 10 न्यूटन है, तो उसके परिमाण को स्टूडेंट मैग्नीट्यूड बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में मैग्नीट्यूड, उसको हम लोग क्या करते हैं, 2 पैरेलल लाइन के बीच में लिख के शो करते हैं। और डायरेक्शन को स्टूडेंट हम लोग, और इसी को आप लोग बिना मैग्नीट्यूड के अगर लिखा हुआ कोई चीज़ मिलता है, मतलब वो क्या चीज़ है, उसका परिमाण शो करता है। और परिमाण सब चीज़ का परिमाण है स्टूडेंट, सब चीज़ का परिमाण होता है, लेकिन डायरेक्शन सब चीज़ों में नहीं होता। जिसकी विस्थापन आपका एक क्या है, सदिश राशि है, वेग सदिश है, समझ में आ रहा है, त्वरण, ठीक है, एक्सीलरेशन वो भी क्या है आपका एक वेक्टर है, लेकिन भार एक वेक्टर नहीं है, क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसमें केवल क्या होता है आपका। इसीलिए हम जनरली क्या करते हैं, W बस लिख करके जो है, मेरा भार कितना है भाई 52 kg, समझ में आ रहा है। सपोज इसमें क्या होता है, इसमें कहीं डायरेक्शन होता ना, तो मैं क्या करता इसको W लिख देता, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो ये हम नहीं लिखते। तो कहीं पर भी अगर आपको बिना मैग्नीट्यूड डबल लाइन या बिना डायरेक्शन के दिख रहा है, उसका मतलब ही है कि वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, मतलब वो एक्चुअल में मापांक में है आपका सॉरी, वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है स्टूडेंट। अब इसी F का मैं डायरेक्शन शो करने के लिए क्या करूंगा पता है, कैप लगा देता हूं, उसको क्या बोलेंगे, कैप, टोपी, उसमें टोपी लग जाती है। वो टोपी एकांक सदिश को शो करता है, मतलब उसका केवल डायरेक्शन को बताता है, डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन, एकांक डायरेक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये लग जाती है कैप, और दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाता है ये देखो आप, जब ये लिखा हुआ मिलेगा तो ये दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, प्लस कर दो और इक्वल टू कर दो। ये एक्चुअल में इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ये परिमाण है, आपका परिमाण है, और ये डायरेक्शन है स्टूडेंट, और दोनों को कंबाइन कर दिए तो ये बन गया हमारा स्केलर क्वांटिटी, सॉरी यार वेक्टर सदिश बन गया। समझ में आ रहा है, एकदम छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत जरूरी है, आपको जानना है, 12th में बहुत काम आएगा। समझ में आ गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दूरी जो है, विस्थापन जो है, यह भी क्या है हमारा सदिश राशि है स्टूडेंट। तो मैं क्या कर दिया, स्क्वायर लगता है ना, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, स्क्वायर R21 स्क्वायर। बट इसका मुझे क्या करना है, अभी इसमें दिशा भी होगी, तो दिशा को शो करने के लिए मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ पे 21, ये देखो, समझ में आ गया भाई। क्योंकि ये दोनों मिल करके क्या बना लेते हैं स्टूडेंट, एक सदिश बना लेते हैं। इसको प्लीज थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ जाइए, ये समझ में आ जाएगा। इसको कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, तो Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, Q2 द्वारा Q1 पर, तो ये जो है इससे प्रतिकर्षित होगा, ठीक है, और ये आ जाएगा F। कहाँ से लग रहा है स्टूडेंट, Q1 पर लग रहा है, किसके द्वारा, Q2 के द्वारा, ये देखो ये आ जाएगा ऐसा।
अब ऐसा मत बोल देना यार सर इधर लग रहा है तो आप इधर बना दो, ऐसा बनाओ, नहीं नहीं, वो साइन है भैया ऊपर में, है ना, उसको चेंज नहीं करेंगे। ऐसा मत कर देना, ठीक है, लग उधर रहा है लेकिन साइन ऊपर में जो है इसी लगाया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, F12 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, अब ये क्या हो जाएगा, R12 स्क्वायर R12 कैप, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया स्टूडेंट? प्लीज़ इसको समझ जाओ यार, प्लीज़ इसको समझ जाओ। और अभी भी अगर नहीं समझ में आया होगा कि सदिश और अदिश क्या है, तो नीचे कमेंट बॉक्स जो दिख रहा होगा उस पर आप लिखो कि सर नहीं आया होगा ना, तो बस इतना लिख देना, यस सर लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को नहीं आया है। तो मैं स्पेशल 5 मिनट बस का सिर्फ सदिश और अदिश का मैं जो है एक वीडियो बना के डाल दूंगा, क्योंकि मैथ्स वाले स्टूडेंट है ना, तो उनको मैथ्स में एक चैप्टर है आपका, ठीक है, पूरा चैप्टर है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, पूरा सदिश पर है, ठीक है, पूरा चैप्टर है एक। और फिजिक्स में स्पेशल नहीं है, बट पूरे चैप्टरों में आप इसका यूज पढ़ोगे, 9-10 चैप्टर तक, छोटा यूज है इसका, आता है नहीं, समझ में आ रहा है? तो यदि नहीं समझ में आता होगा स्केलर और वेक्टर, तो आप प्लीज़ यस लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। तो स्टूडेंट मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना, जगह मेरे पास नहीं है। देखो यार, यदि दोनों पॉजिटिव रहेंगे ना, धनात्मक रहेंगे, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन यदि ऋणात्मक, अगर एक डिफरेंट साइन रहेगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे स्टूडेंट, आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो वो साइन जो है ऐसा चेंज हो जाएगा, है ना। मैं सेम समान जो है आवेश के लिए बना रहा हूँ। तो अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, चूंकि हमें पता है, क्या पता है भाई, ये देखो, ये इधर लग रहा है R12 वेक्टर, और इधर क्या, यही दूरी जो है क्या है स्टूडेंट, बट ये विस्थापन है इधर से इधर, बल का विस्थापन, तो R2 1, ठीक है ना। तो वो एक्चुअल में क्या है, वो जो दूरियां हैं, वो जो लगने वाला जो बल है वो बराबर है, किंतु एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। बराबर है बट विपरीत डायरेक्शन में लग रहा है, एक उधर बल लगा रहा है, खींच रहा है, और एक इधर खींच रहा है, एक ही दिशा में नहीं है स्टूडेंट, विपरीत दिशा में है, बराबर और विपरीत। तो बराबर और विपरीत है तो क्या हो जाएगा, R12 इक्वल टू माइनस, सॉरी यहाँ नीचे में लिख देता हूँ, R12 इक्वल टू माइनस, बराबर और विपरीत, स्टूडेंट विपरीत के लिए माइनस साइन लग गया, तो ये हो जाएगा R21, बराबर है और विपरीत है। दूसरा ये देखो स्टूडेंट, क्या चीज मैं आराम से समझा रहा हूँ, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया, देखना, F12 इज इक्वल टू माइनस F21, दोनों बल बराबर है, क्योंकि आवेश बराबर है दोनों, और दूरियां बराबर है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बराबर रूप से प्रतिकर्षित करेंगे। तो बल बराबर लगेगा लेकिन विपरीत लगेगा। तो अब स्टूडेंट क्या करो, आप इसको इधर लेके आ जाओ, F12 माइनस इधर आएगा तो स्टूडेंट प्लस F21, और दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। दोनों का बल का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे स्टूडेंट, एकदम बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं मैं, समझना। 2 व्यक्ति हैं हम लोग, 2 व्यक्ति हैं, दोनों में समान ताकत है, समान वजन है, सब कुछ समान है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्टूडेंट देख रहे हो मुझे, समझ रहे हो, ऐसा सपोज करो कि ये मेरा पूर्व दिशा है, वो पश्चिम दिशा है, तो मैं पूर्व की ओर खींच रहा हूं। हम दोनों क्या कर दिए हैं, एक दूसरे को हाथ को पकड़ लिए हैं, समझ में आ रहा है, हाथ को क्या कर लिया है, पकड़ लिया है। अब मैं पूर्व की दिशा की ओर खींच रहा हूं, वो पश्चिम दिशा की ओर खींच रहा है। मेरी बात को समझना, यही तो हो रहा है, ये पूर्व दिशा की ओर खींच रहा है, ये पश्चिम दिशा की ओर खींच रहा है, दोनों में बल बराबर है, तो क्या हम में विस्थापन होगी क्या, हाँ, हम दोनों का बल का सम क्या हो जाएगा, 0। न तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, ना तो वो आगे बढ़ पाएगा, समझ में आ रहा है, ना तो मैं उसको खींच पाऊंगा, ना तो वो मुझे खींच पाएगा, मतलब दोनों का बल का योग क्या हो गया, 0 हो गया। अगर सपोज ये करो कि मैं इधर मैं खींच रहा हूं और वो मुझे इधर धक्का देता, तब हम दोनों का बल क्या होता, बराबर होता बट विपरीत नहीं होता। तो विपरीत नहीं होता तो क्या होता स्टूडेंट, ये F12 होता और ये क्या हो जाता, F21 हो जाता। सपोज ये अगर दोनों समान चिन्ह वाले नहीं होते, विपरीत चिन्ह के होते, तो दोनों क्या करते, एक दूसरे को आकर्षित करते, एक ही दिशा में लगता, तो एक दिशा में लगता तो ये बराबर तो होते, बट क्या होता, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगता, तो ये इधर आता तो क्या होता स्टूडेंट, आपका माइनस हो जाता। समझ में आ रहा है, माइनस F21 और इज इक्वल टू 0। मतलब यदि ये इसका ज़्यादा ताकत है, इसका ज़्यादा ताकत है, मान लो ये 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, ये 2 न्यूटन का, तो 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू हो जाता 3, मतलब 3 न्यूटन जो है विस्थापन हो जाता, बल लगता 3 न्यूटन का, तो कुछ ना कुछ जो है विस्थापन हो जाता। मेरी बात को समझने का प्रयास करना स्टूडेंट, समझ में आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ यार, ठीक है ना, यहाँ तक आप समझ जाइए क्या हुआ।
दोनों बराबर बल लगा रहे हैं, बट क्या है विपरीत है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, उसको इधर लेके आओगे तो दोनों का सम क्या हो जाएगा 0। अब स्टूडेंट इसका इक्वेशन 1 और 2 से देखिए क्या होगा। 1 और 2 से हो जाएगा इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 कैप। ओके स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। समझ में आ गया भाई। तो ये था हमारा कूलाम का सदिश रूप। और इससे क्या जानकारी मिलती है, क्या जानकारी मिलती है स्टूडेंट? इससे ये जानकारी मिलती है कि समान आवेश एक दूसरे के विपरीत दिशा में बराबर बल लगाते हैं। समान आवेश, समान चिन्ह वाले आवेश एक दूसरे के विपरीत क्या करते हैं, समान बराबर और विपरीत बल लगाते हैं। दूसरा, इनका जो बल होता है, लगने वाला बल, वो केंद्रीय बल होता है। क्या होता है? केंद्रीय, सेंटर्ड फोर्स होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके केंद्र पर जो है, आपका केंद्र पर जो है ये बल काम करता है। और यदि विपरीत विजातीय आवेश होते तो उनमें क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समझ रहा है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो ये जानकारी हमको यहाँ से मिल जाती है। ओके स्टूडेंट, किसी को नोट करना होगा तो ये आप नोट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं हम लोग एक नया टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है सुपरपोजिशंस प्रिंसिपल। ठीक है, अध्यारोपण सिद्धांत। बलों, कूलाम बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। कूलाम बल के लिए अध्यारोपण सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत स्टूडेंट इंग्लिश में बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, अध्यारोपण सिद्धांत को क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है स्टूडेंट, प्रिंसिपल क्या होता है ये सुनो सबसे पहले। अध्यारोपण का सिद्धांत बलों के लिए। ओके स्टूडेंट, क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत? कई बिंदु आवेशों द्वारा एक अकेले बिंदु आवेश पर लगने वाले बलों का योग उन भिन्न आवेशों के द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के योग के बराबर होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। चलो स्टूडेंट, ये तो आप सुनकर लिख लेंगे प्लीज़। ठीक है, मैं अभी आपको, क्योंकि डेरिवेशन है इसमें थोड़ा सा, तो उसमें मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक जो है फिगर प्लॉट करना पड़ेगा। कैसे? मान लो ये ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। मूल बिंदु से देखिएगा स्टूडेंट, बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है। मूल बिंदु से r दूरी पर एक कोई आवेश रखा हुआ है Q1। R1 दूरी पर क्या रखा हुआ है? एक आवेश Q1। समझ में आ रहा है? और इस O से R2 दूरी पर एक बिंदु आवेश रखा हुआ है Q2। और इसी O ओरिजिन बिंदु से R3 दूरी पर एक अन्य हमारा जो है रखा हुआ है आवेश, क्या चीज़? Q3। ओके स्टूडेंट, ये दो भिन्न भिन्न आवेश है। ये दोनों आवेश मिलकर एक एकांक आवेश पर जो है क्या करता है? बल आरोपित करता है। ये मान लेते हैं कि सभी के सभी आवेश क्या है? सजातीय है, मतलब सब के सब एक ही धनावेश है या ऋणावेश है। तो इसके द्वारा स्टूडेंट इस पर लगने वाला बल, देखो अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, या ऐसा समझो इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सबको पता है भाई, अब भी जस्ट मैं आपको पढ़ाया हूँ। क्या चीज़ पढ़ाया हूँ भाई? बोलो, सदिश नियम, है ना, कूलाम बल का सदिश नियम। तो इसके द्वारा इस पर, इस आवेश पर लग रहा है Q1 पर Q2 के द्वारा, तो ये बल जो हमारा हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? F12 होगा कि नहीं भाई? F12। सिमिलरली इस आवेश द्वारा, इस Q3 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बताओ मुझे। ये हो जाएगा हमारा F, थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है यार, ये हो जाएगा F13 होगा। इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी स्टूडेंट? इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी हमारी R13। प्लीज़ आप उसको सदिश वाले को अच्छे से देखो, तब समझ में आएगा। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी स्टूडेंट? Q, तो R1 पर लग रहा है इसलिए R1 किसके द्वारा? 2 के द्वारा। तो इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी एकांक दूरी हमारा R12। वेक्टर नहीं लगाएंगे, एकांक दूरी। इतना समझ में आ गया? अब स्टूडेंट ये देखो, ओरिजिन से Q1, ठीक है, तो Q1 का परिणामी जो हमारा बल हो जाएगा, परिणामी बल, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, परिणामी जो बल हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा हमारा, सपोज करते हैं हम F1 है, रिजल्टेंट जो है हमारा फोर्स क्या है? F1 है ना, F1 है। तो ये बन जाएगा हमारा डायग्राम ऐसा कुछ।
समझ में आ गया स्टूडेंट? ये डायग्राम समझ में आना चाहिए आपको। अब देखो कंसेप्ट क्या है। माना कि एक किसी निकाय पर Q1, Q2 व Q3 तीन बिंदु आवेश है। क्या है स्टूडेंट? तीन बिंदु आवेश है। Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, तो सदिश बल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्या हो जाएगा भाई? बोलो, सब लोग बोलो। Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल है हमारा F12। क्या हो जाएगा? F12। तो F12 इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 कैप हो जाएगा स्क्वायर में ना। सॉरी यार, यहाँ पे मैं इसको लगाना भूल रहा था, यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये है। सिमिलरली स्टूडेंट आप इधर देखिएगा, क्या बिंदु Q3 द्वारा क्या चीज? Q1 पर लगने वाला बल, तो क्या होगा स्टूडेंट? Q1 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? देख लो ना भैया, Q3 द्वारा Q1 पर कौन सा बल कार्य कर रहा है? F13। इनका डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट? देखो, ये प्रतिकर्षित कर रहा है ना, ये धना समान है तो ये प्रतिकर्षित कर रहा है, इधर लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा F13 और F13 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R13 का स्क्वायर R13। समझ में आ गया? इतना सबको क्लियर है? अब देखो स्टूडेंट, अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है कि भिन्न भिन्न आवेशों द्वारा एकांक आवेश पर लगने वाले बल का योग उन भिन्न भिन्न आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के योग के तुल्य होता है या बराबर होता है। समझ में आ गया? मतलब ऐसा समझ लो, कैसे? बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, समझना मेरी बात को। बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, मैं इधर से क्या कर रहा हूं? 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूं। एक आदमी ए, ठीक है, बीच में बी है और तीसरा क्या है? सी है। ए बी पर क्या लगा रहा है? 5 न्यूटन का बल। सी बी पर क्या कितना बल लगा रहा है? 5 न्यूटन का बल। बीच वाले पर दोनों हम 55 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो टोटल उस पर कितना बल लग रहा है स्टूडेंट? 10 न्यूटन। तो टोटल कुल लगने वाला बल उन भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा लगाए गए बल के योग के बराबर होता है। यही तो है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। उस पर कुल लगने वाला बल, कुल कितना बल लग रहा है? 10 न्यूटन। तो कुल लगने वाला बल भिन्न भिन्न के द्वारा लगाए गए बल के योग के बराबर होता है। तो मेरे द्वारा 5 न्यूटन, उसके द्वारा 5 न्यूटन, कितना हुआ? टोटल 10 न्यूटन। बात तो वही है ना? यही है अध्यारोपण का सिद्धांत और कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, कुल लगने वाला बल क्या हो जाएगा हमारा? मैं क्या लिख दिया हूं यहाँ पे? F1 लिख दिया हूं। तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट F12 प्लस F13। समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 स्क्वायर R12, ठीक है ना? R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 स्क्वायर R12। ओके, ऐसा कुछ। अब सपोज करो स्टूडेंट, ठीक है, सपोज करो, चलो मैं इसको मिटा रहा हूं, प्लीज किसी को नोट करना होगा, नोट कर लीजिए। थोड़ा सा और है, ज़्यादा नहीं है। चित्र को अच्छे से नोट करना है स्टूडेंट, ठीक है ना? ओके स्टूडेंट, तो अब देखते हैं हम लोग, इसका थोड़ा सा और व्यापक है, छोटा सा बचा है इस चीज़ का, देख लीजिएगा। क्या चीज़ है भाई? इसी में ना कंटिन्यू है। माना कि एक निकाय में Q1 Q2 Q3 Q4 Qn आवेश स्थित है। Q1 पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगाया गया बल यदि F1, F12, F13, F14
डॉट 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 F1n है, तब अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये बताओ। कुल बल क्या लगता है, F1। आप डायग्राम में देखो, है ना, Q2 और Q3 द्वारा लगाया गया अलग अलग बलों का योग, उसके द्वारा कुल लगने वाला बल F1 के इक्वल था। तो यहाँ कुल बल कितना लग रहा है, कुल लगने वाला जो बल है F1 पर लगने वाला कुल बल, Q1 पर लगने वाला कुल बल, Q2, Q3, Q4 जितने भी आवेश हैं उनके द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों, कौन कौन से अलग अलग बल है स्टूडेंट, F12, F13, ठीक है, F14 सो ऑन एंड F1n। ओके, वन कांस्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि Q1 पर लग रहा है ना आवेश, Q1 पर बल लग रहा है, इसलिए वन कांस्टेंट है। और ये जो है डिफरेंट डिफरेंट किसके द्वारा लग रहा है, Q2 के द्वारा, Q3 के द्वारा, Q4 के द्वारा, Qn के द्वारा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट सबको पता है भाई कि कुल लगने वाला बल, यही तो अध्यारोपण का सिद्धांत है, लगने वाला कुल बल उन आवेशों के द्वारा लगने वाले भिन्न भिन्न बलों के योग के बराबर होता है। तो इसका वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बोलो, हो जाएगा हमारा R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बोलिए, R14 स्क्वायर एंड R14 कैप सो ऑन एंड 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा स्टूडेंट R1n स्क्वायर R1n कैप। समझ में आ गया सबको अच्छे से। अब इसमें कॉमन क्या है उसको देखो, कॉमन जितना है ना उसको बाहर निकाल दो आप। F1 इज इक्वल टू, सब में कॉमन है स्टूडेंट 1/4πε0, देख लो आप, कॉमन है स्टूडेंट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, और क्या कॉमन है भाई बोलो, सब में बस इतना ही कॉमन निकलेगा। तो अंदर क्या बच जाएगा स्टूडेंट, ये देखो आप, यहाँ से इतना बाहर निकल गया, यहाँ बच जाएगा हमारा ओनली केवल मात्र R12 कैप डिवाइडेड बाई R12 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। एक छोटा सा मिस्टेक हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ मैं Q1 Q2 सही लिखा हूँ भाई, यहाँ किसके द्वारा लग रहा है, Q3 के द्वारा लग रहा है बल, यहाँ Q4 होगा और यहाँ क्या हो जाएगा, Qn हो जाएगा। Q1 पर Q2 के द्वारा बल लग रहा है, Q1 पर Q3 के द्वारा, तभी तो R1 R3 है, ठीक है, F1 F3 का है, समझ में आ गया। तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट हमारा Q2 बाहर नहीं निकलेगा, केवल Q1 बाहर निकलेगा, और यहाँ क्या चीज़ बच जाएगा, एक चीज़ बच जाएगा हमारा Q1 बच जाएगा डिवाइडेड बाई स्टूडेंट R12 स्क्वायर बचेगा और R12 बच जाएगा, है ना, प्लस Q2 बचेगा डिवाइडेड बाई Q2, यहाँ बचेगा Q3 R13 स्क्वायर R13 कैप। ओके, नेक्स्ट क्या बच जाएगा, प्लस Q4 डिवाइडेड बाई, यहाँ Q4 बच जाएगा, Q1 बाहर निकल गया, R14 स्क्वायर R14 कैप। लास्ट क्या बच जाएगा स्टूडेंट, फाइनली Qn डिवाइडेड बाई R1n स्क्वायर और R1n कैप। ये हमारा कॉमन निकल जाएगा सबके सब, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट, मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, समेसन का यूज करूँगा, ठीक है। समेसन का यूज कैसे करते हैं ये देखो आप, 1/4πε0 Q1 बाहर है, Q1 को बाहर कर दो, समेसन पूरे के जगह में मैं क्या लिख दूंगा, समेसन। समेसन मतलब होता है स्टूडेंट योग, समेसन, सम मतलब होता है योग। जब बहुत कम डिजिट है, नंबर है, या बहुत कम चीज़ों को जोड़ना रहता है तो हम प्लस का यूज करते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा जब आपको मैं मैथ्स, हो सकता है मैथ्स पढ़ाऊँ, हो सकता नहीं पढ़ाऊंगा, तो मैथ्स में हमारा वहाँ इंटीग्रेशन आता है, समाकलन। समाकलन भी क्या है, एक योग है। उसमें हम तब समाकलन का यूज तब करते हैं जोड़ने के लिए जब हमें लिमिट दिया रहता है, उसका निम्न सीमा और उच्च सीमा। बहुत बड़ा राशि है और उसका निम्न सीमा दे दिया है, उच्च सीमा दे दिया, मतलब सबसे छोटा और सबसे बड़ा। तब जब हम जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, समेसन का, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, ठीक है। समेसन का यूज तब किया जाता है स्टूडेंट जब वो एक सीरीज में हो, जैसे कि ये देखो आप, इन सब में एक सीरीज है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n, 1 2 1 3 1 4 1 n है, एक सीरीज में है, तब हम इसका यूज करते हैं। लिमिट में रहता है तो इंटीग्रेशन का यूज करते हैं जोड़ने के लिए, समझ में आ रहा है।
तो मैं अब यहाँ क्या करूँगा स्टूडेंट, ये देखो आप, ये है Q2, समझ में आ रहा है Q2, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा पता है, QI। क्या लिख रहा हूँ देखना, मैं बताता हूँ आराम से। R, ये 1 तो सब में कॉमन है इसलिए 1 कॉमन रहेगा। यहाँ भी 2 है स्टूडेंट, तो यहाँ 2 की जगह में मैं I लिखा हूँ, तो यहाँ भी क्या लिख दूंगा, I स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसके जगह में मत लिख देना भाई I ये नंबर वाला है ना, ये स्क्वायर है ठीक है। और क्या है स्टूडेंट, R, 1 तो सब में कॉमन है तो 1 रहेगा, और ये 2 है इसलिए यहाँ पे क्या लिख दूंगा, I कैप। अब ये I लिखा हूँ स्टूडेंट, तो I है क्या, I जो है, I का वैल्यू क्या है, 2 से लेकर, देखो यहाँ पे 2 3 4 5 7 6 8 9 10 n तक। जहाँ यहाँ क्या है, 2 का वैल्यू I लिखा हूँ, तो 2 3 4 5 6 7 n तक, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ये भी n तक। तो ये कहाँ से कहाँ तक गया है, I जो है हमारा 2 से लेकर कहाँ तक है स्टूडेंट, n तक है। I का मिनिमम वैल्यू क्या है 2, ठीक है, और ये कहाँ तक गया है, मैक्सिमम n तक। तो ये है स्टूडेंट हमारा सुपर पोजिशन का जो है फाइनल हमारा जो है क्या रिजल्ट, ठीक है। ये है आपका सुपर पोजिशंस ऑफ सुपर पोजिशंस प्रिंसिपल, ठीक है जी, फॉर आपका फोर्स, कूलम्ब फोर्स। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। तो जिस किसी को अगर नोट करना होगा तो कर ले भैया, नहीं तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके।